बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स बड़ा ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलरेडी यहाँ से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न रिपीट भी हुए हैं, इसीलिए सेशन इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप उसकी प्रीवियस ईयर को बना लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से जो है प्रश्न रिपीट होते हैं। अगर आप बिहार पुलिस 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। चलिए, सबसे पुराना राजवंश इसमें से कौन सा है निम्नलिखित में से, ठीक है ना। आंसर सब लोग कमेंट करिए और सब लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश जो है इसमें से पल्लव वंश है। पल्लव वंश की स्थापना जो है 575 ईस्वी में, ठीक है ना। 575 ईस्वी में जो है किसने किया था, तो याद रखिएगा सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। अच्छा, पल्लव वंश की जो राजधानी थी ये कांचीपुरम थी। कहाँ पर? कांचीपुरम थी, ये भी आप याद रखिएगा, कांचीपुरम। अच्छा, यहाँ पर देखिए वेंगी चालुक्य वंश, इसकी स्थापना जो है 615 ईस्वी में, ठीक है ना। 615 ईस्वी में विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था और इनकी राजधानी वेंगी थी, ठीक है ना। अच्छा, चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था 850 ईस्वी में और चोल वंश की राजधानी जो थी ये तंजौर थी, ठीक है ना। तंजौर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए संगम वंश की स्थापना तो बहुत बाद में हुआ था, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किया था, आपको भी याद होगा। तो सबसे पुराना इसमें से पल्लव वंश हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? और देखिए, महात्मा कहकर के किन्होंने संबोधित किया था महात्मा गांधी जी को, तो महात्मा कह करके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने संबोधित किया था, ठीक है ना। और राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है 1944 में सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था, बताइए। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। भारत में पहली बार जो है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डाक टिकट जारी किया था? देखिए फ्रेंड्स, पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में जो है डाक टिकट जारी किया था, ठीक है ना। 1854 के जो एक्ट था इसके द्वारा डाकघर शुरू किए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। 1854 में ही इसी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित किया गया था, तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि उत्पाद शुल्क वह कर है, यानी कि वह टैक्स है जो लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क, बताइए। तो देखिए, देश के अंदर निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर उत्पाद शुल्क कहलाता है। उत्पाद शुल्क जो होता है ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष। क्लियर, याद रखिएगा। और उत्पाद शुल्क को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है अब, तो इसको भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, उत्पादन पर। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, चलिए बताइए। देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण स्कूल है जो कि 1932 से कार्यरत है, 1932 से, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए, 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इंग्लैंड के सैंडहर्ट के रॉयल मिलिट्री एकेडमी जाने वाले भारतीय के एक पोषक स्कूल के रूप में देहरादून से बाहर इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना किया था,
ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देहरादून में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनमत संग्रह तथा उपक्रम कराया जाता है। तो आपको भी पता है जनमत संग्रह जो है ये कहाँ पर कराया जाता है, तो जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और ऐसी व्यवस्था आपको भी पता है कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे जो महत्वपूर्ण नीतिगत डिसीजन होते हैं, ठीक है ना, उस पर मतदान करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। देखिए कौन सी अवस्था है जिसमें उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम होता है जब उद्योग चल रहा हो, बताइए। तो देखिए ऋणात्मक यानी कि निगेटिव प्रतिफल की अवस्था में, ठीक है ना, निगेटिव प्रतिफल की अवस्था में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है। जितने भी उस पर अनावश्यक नियंत्रण हैं और जितने भी उस पर विनिमय हैं उनसे मुक्त करना क्या कहलाता है, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में स्वदेशी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी को एक समान सुविधा उपलब्ध कराया जाता हो, अर्थात स्वदेशी कंपनी को दिया गया विशेष सुविधा एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय से मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, राइट आंसर बताइए। तो देखिए उसको कहा जाता है आपका उदारीकरण, ठीक है ना, जितने भी उस पर नियंत्रण है और विनिमय है अगर उससे मुक्त कर दिया जाए तो उसको उदारीकरण, लिबरेजाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु का पथ होता है, हैली धूमकेतु, ठीक है ना, जो कि 76 वर्षों में दिखाई देता है। हैली धूमकेतु, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य का परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में ये करता है, ठीक है ना, दीर्घवृत्तीय कक्षा में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, 1 अगस्त 1920 को। और आपको भी पता है जो चौरी चौरा का कांड हुआ था फरवरी 1922 में, गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाना में आग लगा दिया गया था, ठीक है ना, जिससे कि गांधी जी दुखी हो गए थे, उन्होंने इसको स्थगित करने का फैसला किया था। क्लियर, तो यहाँ पर देखिएगा चौरा चौरी कांड यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति जो है ये आपके किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आरबीआई होगा, ठीक है ना, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्लियर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर मुंबई होना चाहिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए, कौन थे ये। तो फ्रेंड्स ये कौन थे जो बाद में जो है दार्शनिक और योगी बन गए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके अरविंद घोष, ठीक है ना, अरविंद घोष थे। क्लियर, और ये आपके गर्म दल के नेता थे, आपको भी याद होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष वंदे मातरम पत्रिका में भी, वंदे मातरम पत्र में क्रांतिकारी आलेख इन्होंने लिखा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और अलीपुर बम कांड हुआ था, जैसे कि मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था वैसे ही अलीपुर बम कांड हुआ था, ठीक है ना, उसमें इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। क्लियर, और इनके वकील चित्तरंजन दास थे, जिन्होंने आपको 1922 के जो बिहार में गया अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। क्लियर, चलिए, और यही अरविंद घोष सन्यासी बन गए बाद में, और पुडुचेरी में ओखिल आश्रम की इन्होंने स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की सरकार ने भारत में सितंबर 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और आपको पता है कि इसमें राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्रालय दिया गया था, ठीक है ना।
सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ये सब आप याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की बेस्ट सॉल्व पेपर्स के बारे में, जो कि एडुका जोन पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुका जोन बिहार पुलिस, और आप देख सकते हैं ये सॉल्व पेपर्स है। पूरा आपको विस्तृत व्याख्या सहित एक्सप्लेनेशन सहित इसका आंसर भी दिया गया है। पूरा बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन पेपर है। टोटल इसमें जो देखिए 37 सेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, और देखिए 28/8/2024 का पेपर है, यानी कि 2024 तक, 2010 से लेकर के 2024 तक। यहाँ पर आप देख भी लीजिएगा 14/4/2010, तो पूरा 2010 से लेकर के 2024 तक के बिहार पुलिस के क्वेश्चन पेपर का यहाँ संकलन है, और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही तगड़ा दिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर है 28/8/2024 का, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कितना ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया। फ्रेंड्स आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। बायोडीजल बनाने में जो है आपको पता है जेट्रोफा का, यहाँ मैं लिखता हूँ जेट्रोफा, इसको रतन जोत भी कहा जाता है। जेट्रोफा यानी कि रतन जोत का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है, ध्यान से प्रश्न में ही आपको प्रश्न मिल गया ना, लोकसभा का सचिवालय का प्रमुख होता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है ना, याद रखिएगा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए लोकसभा के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल की बात की जा रही है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना, और जो केवल अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा स्पीकर के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा के बारे में कई दफ़ा हम लोगों ने चर्चा किया है कि यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राजस्थान से होकर के गुजरती है, उसके बाद गुजरात से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो यहाँ पर देखिए झारखंड दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये किसने किया था, तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। यूरोप का प्लेग्राउंड किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, ठीक है ना। यूरोप का प्लेग्राउंड यानी कि यूरोप का खेल का मैदान ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि जो विशाल अन्नागार था, अन्न संग्रह करने का जो स्थान था, कहाँ से मिला है। तो विशाल कोठार और विशाल स्नानागार दोनों मैंने बताया था आपको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो से। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। गेहूं का समर्थन मूल्य, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए कि मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना, मेन कारण यही है समर्थन मूल्य इसका घोषित करना, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, कृषि मूल्य लागत आयोग के द्वारा प्रति वर्ष जो है रबी और खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है घोषित किया जाता है, किसके द्वारा, कृषि मूल्य लागत आयोग के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है। उपराष्ट्रपति पूछा गया है, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद या राष्ट्रपति से संबंधित ये सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो निर्वाचक मंडल होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव का, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय दिया गया है। चलिए देखिएगा कि श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है, श्रम का बंटवारा, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रमिकों की संख्या से, ठीक है ना, श्रमिकों की संख्या से। यदि मजदूरी अधिक हो तो श्रम की पूर्ति में वृद्धि होती है, और इसके विपरीत अगर मजदूरी कम होने पर श्रम की पूर्ति में कमी आती है। श्रम का बंटवारा श्रमिकों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए देखिएगा, निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है, किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है। तो देखिए, मजदूरों की मजदूरी उसकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। मजदूरों की पूर्ति अधिक हो तो मैंने अभी बताया था मजदूरी घट जाती है, और पूर्ति कम हो, अगर पूर्ति अगर कम हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, मजदूरी में वृद्धि होती है। यही बात है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी हुआ था, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसीलिए जो है 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। चलिए, वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी, कौन थी। ये मैंने ऑलरेडी अपने सेशन में बताया है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना। सरोजनी नायडू ये राज्यपाल हैं भारत के किसी राज्य की, उत्तर प्रदेश की। सुरक्षिता कृपलानी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। देखिए, भारत का वायसराय भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है ना, लॉर्ड लिनलिथगो था, याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है। केंद्र सरकार की व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये निहित है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, ठीक है ना, जिसको CAG कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए देखिए, बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना शहर, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते तो ये सैयद अहमद बरेलवी थे, ठीक है ना। इन्हीं को उन्होंने, वहाँ के लोगों ने आध्यात्मिक नेता माना था। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा सैयद अहमद बरेलवी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार की उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु जो है ये कैसी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी जलवायु अर्ध शुष्क है, ठीक है ना, अर्ध शुष्क है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए, बिहार के उत्तरी मैदान का सबसे पूर्वी भाग को घाघरा का मैदान कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत गोपालगंज, सारण, सिवान ये सब जिले के हिस्से हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, पानी ऑक्सीजन से संबंधित है, उसी तरह नमक किससे संबंधित होगा, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सोडियम से। किससे संबंधित है, सोडियम से, ठीक है ना, यही होगा ना आंसर, सोडियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, NaCl होता है नमक का, सोडियम क्लोराइड। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। सबसे भारी तत्व ओस्मियम है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ओस्मियम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, कौन सा, बताइए। तो ये लाइसोजाइम है। यह एक जीवाणु रोधी एंजाइम होता है जो शरीर के आपके कहाँ पर, खाना में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है। तो यहाँ पर लाइसोजाइम हो जाएगा। चलिए, गुरुत्वाकर्षण जी का मान, ये छोटा जी पूछा गया, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और कैपिटल जी का मान तो ऑलरेडी पूछ ही लिया गया है। देखिए, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अवश्रव्य तरंग। एक होता है श्रव्य तरंग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑडिबल, ठीक है ना, और ये है आपका अवश्रव्य। एक होता है पराश्रव्य। तो देखिए, जो सुनने वाली रेंज होता है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, या फिर इसको 20,000 हर्ट्ज कह दीजिए, एक ही बात है। 20 किलो हर्ट्ज कहिए, 20,000 हर्ट्ज कहिए, ये रेंज है अवश्रव्य का, ठीक है ना, सॉरी श्रव्य तरंग का। और 20 हर्ट्ज से नीचे का जो है ये अवश्रव्य है, और 20,000 हर्ट्ज से जो आगे का है, ऊपर का है, उसको पराश्रव्य बोला जाता है।
चले तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित करके बनाता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अवशोषित करके नीले हरे रंग का डाइहाइड्रेट बनाता है, नीला हरा डाइहाइड्रेट, ठीक है ना, याद रखिएगा डायरेक्टली इसको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। वायु के द्रवीकरण के लिए दाब बढ़ाना और तापमान घटाना वायु के द्रवीकरण यानी कि संघनन के लिए आदर्श है, ठीक है ना, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सी गैस से हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। तो इसका नाम है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस कहा जाता है इसको। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। बताइए कौन सा जो रोग है विषाणु से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन पॉक्स विषाणु से होने वाला रोग है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 10 संख्याओं का औसत 8 है, यानी कि 80 हो गया टोटल, 10 गुना 8। प्रत्येक संख्या में से 14 से गुना किया जाता है, तब नई संख्याओं के सेट का औसत कितना होगा। बताइए, देखिए मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। 14 से गुना किया जाता है यानी कि आपको कितना हो जाएगा, 8 गुना 14, तो 14 8 कितना हो जाएगा, 112, ठीक है ना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैथ आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, मैं हिंट आपको बता दूंगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो इसका लाभ प्रतिशत आपका 50% हो जाएगा। चलिए उसमें से पूछा गया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। बताइए सबसे बड़ी भिन्न इसमें से, तो इसको चेक कर लीजिएगा। सबसे बड़ी भिन्न जो है ये आपका 7/8 हो जाएगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहले से कितना प्रतिशत छोटी है। बताइए राइट आंसर। अब देखिए आसान तरीका, दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से 20% और 28% छोटी है। तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, तो एक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या से कितना प्रतिशत छोटी है बताइए। तो 80 माइनस 72/80 गुना 100, ठीक है, दूसरी संख्या ना पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा बताइए कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा ना, 83/80 गुना 100, ठीक है, यही हो जाएगा। नहीं 83 थोड़ी होगा भाई, ये 80 में से 72 जाएगा तो 8 बचेगा ना, 8 बचेगा। 8 दहिया 80 और 0 से 0 यानी कि 10%, तो यहाँ पर 10 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए इसका आंसर बनाइए क्या आएगा, तो 27/64 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण है हेलियोडोरस स्तंभ, और ये कहाँ पर है हेलियोडोरस स्तंभ, ये आपसे पूछा गया है। तो ये विदिशा में स्थित है, ठीक है ना, विदिशा में मध्य प्रदेश में स्थित है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और यह स्तंभ जो है लोक भाषा में खाम बाबा के रूप में भी जाना जाता है। खाम बाबा के रूप में, खाम यहाँ लिख देता हूँ, खाम बाबा के रूप में, खाम बाबा के रूप में भी इसको जाना जाता है लोक भाषा में, विदिशा मध्य प्रदेश। चलिए पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक हैं महात्मा गांधी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नोंगक्रम, या इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको ज़्यादा अच्छा लिख दिया जाएगा, मतलब शुद्ध लिख दिया जाएगा। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव जो है ये किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। नोंगक्रेम इस तरह से क्रेम बना लीजिए, ठीक है ना, ये हटा दीजिए, नोंगक्रेम। अब हो गया ना। बताइए, तो नोंगक्रेम जो है ना ये कहाँ का है, तो ये मेघालय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका मेघालय हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार
फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है। ठीक है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद कहाँ से लेकर के कहाँ तक, 12 से लेकर के 35 तक में। ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से, ठीक है ना, यूएसए के संविधान से लिया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो नागरिकता जो है भाग 2 में है। अभी मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार भाग 3 में है 12 से 35 तक में, और नागरिकता जो है भाग 2 में है 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था ये नगर निगम कहलाती है। ठीक है ना, नगर निगम। और संविधान का जो भाग 9A है, 9A जो है 9A, इसी के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 243 क्यू से मतलब 243 वाला आर्टिकल आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नगर निगम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा। तो बजट में सरकार की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक होता है तो इसी को बजट घाटा कहा जाता है। ठीक है, जो कि कर्ज या ऋण का संकेतक होता है। किसका? कर्ज या ऋण का संकेतक होता है। ठीक है ना, तो बढ़ता कर्ज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बागरुम्बा जो है ये भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। बागरुम्बा जो है ये आपका असम का लोक नृत्य है, और यह एक जो बोडो जनजाति है वहाँ की इसी का है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। नकदी फसल के रूप में तो चावल, गेहूं ये सब खाद्यान्न फसल है, कपास एक नकदी फसल है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने का तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्णतः लागू हुआ था। तो यह आपका लाहौर अधिवेशन था ना 1929 में जो हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। क्लियर। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था। भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है ना, 1986 में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है ना। चलिए, सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात में नर्मदा नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह दिया जाता है आपको टेलीविज़न, ठीक है ना, सिनेमा जगत, फिल्म के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय योगदान के लिए। तो यहाँ पर फिल्म दिया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। कौन सा उसमें से एक नहीं है। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरों की सभ्यताओं का एक गृह था। इनमें से कौन सा नहीं है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभ्यता कौन कौन सी थी। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दक्षिण एशिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है ना, इसमें रूस नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया था। दोनों एक साथ बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा। 2017-18 में रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ मिला दिया गया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का है निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है। जिनको कि भारत का भी सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है भारत रत्न, और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान प्राप्त हुआ है, वो कौन है। तो फ्रेंड्स ये कौन है बताइए। तो फ्रेंड्स ये मोरारजी देसाई जी हैं। ठीक है ना, मोरारजी देसाई। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया था। PNDT अधिनियम को कब पारित किया गया था। मानव भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम 1994 में पारित किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। चाय के बागान के लिए तो आमतौर पर जो है गर्म और नम जलवायु उपयुक्त मानी जाती है चाय की खेती के लिए, और लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है चाय की खेती के लिए। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्म और नम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि असम के अहोम साम्राज्य
और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? ये अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुआ था सराय घाट की लड़ाई। और ये लड़ाई हुई थी कब? तो ये लड़ाई 1671 में हुई थी, ठीक है ना, 1671 में, याद रखिएगा। चलिए, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विदेशिया नृत्य जो है ये अपना राज्य बिहार से संबंधित है। लौंडा नृत्य भी बिहार से ही संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। 73वां तो पंचायती राज से है, 74वां आप बता दीजिए, ये नगर पालिका से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका शहरी स्थानीय संस्थाओं से है, ऑप्शन डी। चलिए, राजबाड़ी के, देखिए राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? इसी तरह के प्रश्न बनेंगे। तो ये आपके राजबाड़ी के अखंड खंडहर जो है ये नागालैंड में है। चलिए, अगला प्रश्न है कि वह दर कौन सा है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह दर रेपो रेट है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में आरबीआई से उधार लेते हैं, ठीक है ना, रेपो रेट इसको बोला जाता है। चलिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हैं, क्यों? बताइए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें जो हैं पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से ढके हुए हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए, पूर्वी ढलानों की तुलना में पश्चिमी ढलान अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है ना, तो अधिक वर्षा होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से अपनाया गया है? एकल नागरिकता, नागरिकता जो है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पर यूके हो जाएगा। देखिए, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है ना। मूल रूप से आपको भी याद है कि संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि औद्योगिक संस्थान क्या लिखा गया? संस्थापनाओं, ठीक है ना, में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है, वहीं पूछा गया कि ये भौतिक के किस नियम पर आधारित होता है? हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक से सीधे से आपको दिमाग में एक ही बात आया होगा, यह नियम जो है यह पास्कल का नियम है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, पास्कल का नियम है। चलिए, हमारी आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? बताइए, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है जो कि खाना पचाने में मदद करता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है ना। चलिए, 75 फलों का मूल्य दे रखा है, 3 फलों का मूल्य आपको बताना है, तो आप लोग इसको बनाइए। राइट आंसर यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, देखिएगा, एक मोटर गाड़ी 45 किलोमीटर की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 3 घंटे में, तो 45 दूना 90 और फिर 45 जोड़ दीजिएगा तो 135 हो जाएगा। चलिए, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग जो है ये न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, द्रुत न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, मैथ का ही प्रश्न है। 1000 रुपये का 8% प्रतिवर्ष सामान्य ब्याज यानी कि साधारण ब्याज से 4 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा? बहुत सा सिंपल सा है, 1000 गुना 8, ठीक है, 8% 4 वर्ष बटा 100, ये आपका ब्याज निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चुका कितना हो जाएगा? 32 और गुना 10 यानी कि 320 और 1000 रुपया है तो 1320 जोड़ दीजिए, 1320 रुपया निकल के आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर के एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो कौन सा विखंडित होगा? निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर के एक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें से कौन सा विखंडित होगा? तो विखंडित इसमें से सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट, याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट, फार्मूला भी याद रखिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और ऑक्जेलिक एसिड एक दुर्बल अम्ल होता है और कास्टिक सोडा एक प्रबल क्षार होता है। और देखिए, इस अनुमापन में सूचक के रूप में फिनोल्फिथिलीन का उपयोग किया जाता है।
यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो तांबा अवक्षेपित होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक गैंडे के सींग और मानव के बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? हमारे नाखून, बाल, ठीक है ना, पशुओं का जो खुर होता है, गैंडे का सींग होता है, ये केराटिन होता है। इसमें क्या होता है? केराटिन होता है। ध्यान रखिएगा, केराटिन होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? बताइए। जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य के द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तो इस घटना को कहते हैं, तो इस घटना को कहा जाता है परासरण। क्या कहा जाता है? इसको परासरण कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में, ठीक है ना, यानी कि पुरातात्विक खोज के क्रम में जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनको दिनांकित करने के लिए कार्बन 14 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है और इसी को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। यह पद्धति कार्बन डेटिंग कहलाती है, कार्बन 14 के समस्थानिक का। देखिएगा इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन, ठीक है ना, इथेनॉल, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसका उत्पादन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। और किण्वन की प्रक्रिया की खोज किया था लुई पास्चर ने, ठीक है ना, लुई पास्चर ने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? इसमें से पहला सोपान प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान जल का प्रकाश अपघटन है, जल का प्रकाश अपघटन। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा एक चक्का का व्यास दे रखा है और 120 चक्कर लगाने के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो सिंपल सा बात है, 120 चक्कर लगाने के बाद, पहले तो इसका व्यास दे रखा है आपका, ठीक है ना, तो व्यास जब दे रखा है चक्का का तो आसानी से उसका आप क्या निकाल लीजिए, मतलब आपका सीधे से बना लीजिएगा। ठीक है, 120 गुना पाई और यहाँ पर 2πr होता है ना, इस तरह से। ठीक है, तो पाई का मान दे रखा है 22/7 रख लीजिएगा और 2r तो ऑलरेडी यहीं तो हो जाएगा 2r, ठीक है ना, क्योंकि ये व्यास है। तो 22/7 गुना कितना 1.75, ये एक बार घूमने का हो गया, तो 120 गुना कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप करेंगे तो 660 आएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 200 किलो का 50% क्या है? 200 किलो का 50% 100 किलोग्राम होता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि किसके कारण जो होता है खसरा की बीमारी होती है? खसरा जो होता है ये किसके कारण होता है? खसरा जो होता है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है खसरा? खसरा वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए वायरस हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, बिहार का जनसंख्या घनत्व। तो देखिए बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है, जन घनत्व जो है, ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा जन घनत्व जो है किस जिला का है? तो सबसे ज़्यादा जन घनत्व जो है ये शिवहर का है। और सबसे कम किसका है? तो कैमूर का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात जो है ये कितना है? तो 918 है। और ये देखिए बिहार से संबंधित प्रश्न बन रहा है, शिशु लिंगानुपात पूछेगा तब क्या बताइएगा? शिशु लिंगानुपात 935 है। चलिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? तो गोपालगंज में, सबसे कम मुंगेर में। चलिए बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो अभी मैंने आपको बताया था 935 है। बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% है। उसके बाद पुरुष साक्षरता दर आगे दिया गया है, देख लीजिएगा, पुरुष साक्षरता दर 61.8 टोटल हो गया। पुरुष साक्षरता इसमें से कितना है? 71.2%, ये वाला सही होगा। और महिला साक्षरता है 51.5। अगला प्रश्न में है कि महिला साक्षरता दर कितना है? तो देख लीजिएगा 51.5। उसके बाद देखिए बिहार में शहरी साक्षरता दर पूछा गया है, कितना है? बिहार में शहरी साक्षरता दर, ठीक है ना, बताइए शहरी साक्षरता दर, बिहार में शहरी साक्षरता दर कितना है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर कमेंट करिएगा कि बिहार में शहरी साक्षरता दर कितना है। सब लोग आंसर कमेंट करिए, शहरी साक्षरता दर बिहार में कितना है? शहरी साक्षरता दर, अभी मैंने साक्षरता दर आपको बताया है, अब आप इसका शहरी साक्षरता दर बताइए। तो देखिए शहरी साक्षरता दर जो है ये आपका 76.86% है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ग्रामीण जनसंख्या जो है कितना प्रतिशत है बताइए?
ग्रामीण जनसंख्या जो है ये आपका 88.71% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहीं कि आपको 88.7 ही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा अंग्रेजी का प्रश्न आ गया है। यहाँ पर खाली स्थान है, करेक्ट द ट्रेन इज, खाली स्थान दिया गया आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। यहाँ पर क्या भराएगा सही, यहाँ पर क्या भराएगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए सब लोग आंसर बताइए कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा पुल्ड आउट होगा, यहाँ पर क्या भराएगा पुल्ड आउट, ठीक है ना, यहाँ पर पुल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म होगा। चलो उसके बाद देखिएगा इथाइल एल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसेटिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना। इथाइल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसेटिक एसिड से प्रक्रिया करके क्या बनाएगा। तो फ्रेंड्स ये बनाएगा आपका इथाइल इथाइनोएट, ठीक है ना, इथाइल इथाइनोएट बनाएगा, ठीक है ना, इथाइल इथाइनोएट बनाएगा, याद रखिएगा। चलिए पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है, फिर 6 परीक्षणों का औसत भी 7 है, तो 6वां परीक्षण क्या होगा। इस तरह का प्रश्न बनता है तो आप आसानी से इसको बना भी लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि पहला जो 5 परीक्षण है उसका 7 है, तो 7 गुना 5 कितना आ गया 35, और फिर कह रहा है कि 6ठा परीक्षण का भी 7 है, तो 7 गुना 6 इक्वल टू कितना आ गया 42। अब देखिए 42 में से आप क्या करिए 35 घटा लीजिए, 7 आंसर निकल के इसका आ जाएगा, ठीक है, 6वां परीक्षण का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज जो आपका व्यवस्था है कब संवैधानिक संस्था बना था बताइए। तो पंचायती राज जो बना था ये संवैधानिक संस्था कब बना था। तो फ्रेंड्स ये बना था आपका कब बताइए, राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1993। कि एक इलेक्ट्रॉन का भार और आवेश क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भार और आवेश। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का भार और आवेश, तो 1/1838वां प्रोटॉन का भार होगा और ऋण आवेश होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता है, ये तो पता है आपको। चलिए ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो क्योंकि यह कागज़ पर चिन्ह अंकित कर सकता है, ठीक है, और ग्रेफाइट तो कार्बन का प्रूफ है ही, लेकिन ये चिन्ह अंकित कर सकता है, इसीलिए इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। अपना स्कोर बता दीजिए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।